Students, this is the class 10th mathematics, and this is chapter number 1, first chapter. This is called as real numbers. Real numbers. Okay, so be with me. The chapter is going to be very, very simple. आप आराम से समझने की कोशिश करो. Just try to be with me. Okay. So start with the theorem. And in this book it is given as 1.1, theorem 1.1. So it is Euclid's division lemma. It is called as a Euclid's division lemma. Okay, so first I will write what it is and then I will explain it to you. Okay, so given positive integers a and b, there exists unique integers q and r satisfying what it will satisfy. A is equal to b q plus r, where r is greater than or equal to 0, okay, and less than b. Okay, so this is actually called as a Euclid's division lemma. Okay, over here we can see that, note, this q or r, can be 0. ये 0 हो सकता है. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को भूल जाते हैं तो व्हाट इज पॉजिटिव इंटीजर्स ये नहीं समझ में आता है. यहाँ पे देखिए मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिखा है और यहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स लिखा है. इसको भी समझने की कोशिश करें. व्हाट इज इंटीजर? तो आप इंटीजर में 0 आता है, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा चलता रहेगा, राइट? वैसे ही -1 -2 -3 -4 एंड ऐसे ही आप चलता रहेगा. Okay, so what is positive integer? So we know that this 1 2 3 4 5 and so on, these are positive integers. Okay, but everyone is minus and 0 including everything is integer, right? So देखो मैंने यहाँ लिखा है q and r जो है, q और r 0 भी हो सकता है, इसलिए मैंने q and r के लिए मैंने positive integer term नहीं लिखा, right? Just लिखा integers q and r. बट a and b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स a and b जो होगा कोई ना कोई ये पॉजिटिव इंटीजर्स में से कुछ होगा. ओके, ये मैंने आपको सेंटेंस समझाया. अब इसको भी अच्छे से समझते हैं. ओके, पहले आगे बढ़ जाते हैं हम लोग. अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है लेमा. व्हाट डू यू मीन बाय लेमा? मैं यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट नोट. व्हाट डू यू मीन बाय लेमा? सो लेमा is a proven statement. मीन्स एक proven statement होता है, already proved होता है, which is used for proving another statement. ठीक है? Statement मीन्स लेमा के हेल्प से हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में यूज करेंगे, and it is already a proven statement. That is why it is called as a lemma. अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है भाई कहना क्या चाह रहे हो आप सर. गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b है ना, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर a and b है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, मतलब q and r यूनिक होंगे इस a और b के लिए, यूनिक इंटीजर्स q and r है ना, जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना, वेयर r जो होगा वो b से छोटा होना चाहिए. तो बेसिकली इसको एग्जाम्पल से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, आपको एक एग्जाम्पल ले लेता हूं. सपोज ए मैंने कह दिया 17 है और बी लिख दिया कि सी है. तो एक्चुअली आप क्या करो, 6 से ए में डिवाइड करो, है ना. आप जानते हैं 2 12 हो जाएगा और ये 5. अब फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता.
क्या मैं 17 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 2 प्लस 5, है ना, 6 इंटू 2 प्लस 5। ऐसा आपने बचपन में लिखा हुआ है, 9th में भी पढ़ते हैं और लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं। ये जो 6 है जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं, इसको आप कहते हैं डिवाइजर, ना, डिवाइजर। ये जो ऊपर 2 आ रहा है इसे आप कहते हैं कोशेंट, और ये जो आता है इसको आप कहते हैं रिमाइंडर, है ना। ऑब्वियसली दिस रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिवाइजर, है ना। और आप कभी भी पहले से पढ़े हैं कि डिविडेंड, एंड ये जो 17 है इसको आप कहते हैं, जिसमें डिवाइड कर रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड, है ना। तो 6 से जिससे डिवाइड कर रहे हो दैट इज डिवाइजर, एंड जिसको डिवाइड करने वाले दैट इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड। और ऊपर में जो आता है 6 इंटू 2 दिस इज कॉल्ड एज अ कोशेंट, एंड जो बच जाता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। ऑब्वियसली रिमाइंडर इज गोइंग टू बी always going to be less than, remainder is going to be less than divisor, है ना। ये तो आप जानते हैं, नहीं तो तब तक आप करते रहते डिवाइड। ऑब्वियसली रिमाइंडर विल बी इधर 0 और ग्रेटर देन 0 ऑल्सो, है ना। तो हम लोग बेसिकली क्या लिखते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, है ना, एंड प्लस रिमाइंडर। तो आप समझिए ऑलमोस्ट यही फॉर्म है। इसी को आप करें a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, है ना। ऐसा ही कुछ लिखना चाह रहे हैं। आर यू ओके विद दिस? सो इसको ये जो मैंने इस फॉर्म में लिखा, तो ये मेरा q हो गया और ये मेरी r हो गई। r क्या होना चाहिए, इस डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, मीन्स 6 से छोटा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए, और ये मेरा हो जाता a, ये हो गई b q प्लस r। आई गेस आपको समझा कि जब आप 17 और 6 को इस फॉर्म में लिखेंगे, है ना, 17 और 6 को, ये 2 एंड 5 जो आएगा एक यूनिक नंबर आएगा, ये 2 ही आएगा, ये 5 ही आएगा, ऐसा ये कहना चाह रहा है। ओके, तो सिमिलरली और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल लिया मैंने, जैसे 20,4 मीन्स a को मैंने 20 ले लिया और b को 4 ले लिया। अब आप, ये तो सिंपल है, रफ में आप करते, ये तो बहुत ही सिंपल है, 4 से डिवाइड करते तो 520 हो जाता, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता, 0। तो आपको क्या लिखना था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a मीन्स 20, b की जगह 4, और q कितनी आ रही, क्वेश्चन कितना है 5 इंटू आर, रिमाइंडर क्या है 0। तो इस फॉर्म में देखो हम लोग ने लिख लिया, है ना। कभी कभी आपको एक यूनिक आएगा, यूनिक सिचुएशन आएगा जहां पे मैं a लिख दिया सपोज 5 एंड b लिख दिया मैंने 12, मीन्स a इज लेस देन b, और मुझे स्टिल आई हैव टू राइट, कहा कि आपको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखना है, और a क्या है 5 है, b क्या है 12 है, प्लस q। तो इस केस में आपको q 0 लेना पड़ेगा, है ना, और r क्या हो जाएगा, इसको 0 लिया तो r 5 के इक्वल हो जाएगा, मीन्स a के इक्वल हो जाएगा, है ना, 5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख दिया। जब a आपको छोटा ले लिया जाए b से, a इज लेस देन b, इफ a इज लेस देन b, तो आप क्या करोगे, a is equal to b into 0 plus a, मीन्स रिमाइंडर a हो जाएगा। इस फॉर्म में लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से, राइट। तो और एक दो और एग्जांपल लिख लेते हैं जो कि हमारी बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। 10,0 मीन्स a is 10, b is 3, 10,3। तो a is equal to b क्यू प्लस r लिखते हैं, a क्या होगी 10, में b 3 है, अब दिख रहा होगा 3 3 हो जाएगा प्लस 1। ओके, सिमिलरली और भी लिख सकते हैं। मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें a मैंने 4 ले लिया और b 90 लिख लिया, है ना। देखो a इज लेस देन b लिख दिया मैंने इस केस में, राइट। तो आप पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में आप किसे लिख सकते, कैसे लिख सकते। a 4 है, b 19 है, प्लस, तो हमने अभी जस्ट सीखा कि आप q, इफ a इज लेस देन b देन q को आप 0 ले लीजिए, और जो r है वो a के इक्वल लिख लीजिए, मींस 4। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सीखा, ये क्या था, एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो मैंने क्या लिखा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आपको एक दिया जाए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए एंड b, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r व्हिच विल सेटिस्फाई दिस फॉर्मूला, है ना, दिस फॉर्मूला, एंड दैट r, दिस r रिमाइंडर शुड बी ऑब्वियसली लेस देन डिवीजन मींस b,
रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। आप देख सकते हैं पहले वाले केस में हमें जो r आया था वो ग्रेटर देन 0 आया था, 5 आया था, दूसरे वाले केस में 0 भी आया था, राइट। तो कभी r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 से ज्यादा होगी, बट दैट मस्ट बी लेस देन b, मींस b से कम होनी चाहिए। ओके, तो ये हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे चीजें, हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो मैं वो भी ले ही लेता हूँ। 81 + 3, 3 मींस a 81 है और b 3 दिया हुआ है आपको। तो आपको a इज इक्वल टू b³ + r लिखना है। वेरी सिंपल, a इज 81, b 3 लिख दिया। आप जानते हैं ये 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 हो जाएगा +0। आपका ये जो हो गया, ये हो गया हमारी q और ये हो गया मेरा r, है ना। सिंपल। इस तरह से यहाँ पे भी देखिए 0 आ गया, r इज इक्वल टू 0 इन दिस केस and q is in this case is 27, right? तो ये यूनिक होगा और किसी दूसरे तरह से आप नहीं लिखेंगे इसे। आई होप आपको ये डिवीजन लेमा समझ में आया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। नेक्स्ट पॉइंट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आप देखेंगे ज्यादातर जगह पे लेमा और एल्गोरिथम एक ही बात नहीं होती है, राइट, बट इंटरकन्वर्टिबली दे यूज समटाइम्स द सेम थिंग। दे लेमा को ही एल्गोरिथम लिख देंगे और एल्गोरिथम को लेमा लिख देंगे, तो आप यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा कभी कभी होगा। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस इफ मुझे इस पे लिखना हो तो मैं लिखूंगा इट इज बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड है, ठीक है। ये होता क्या है, तो इट इज अ टेक्निक, सॉरी, इट इज अ टेक्निक टू compute the highest common factor, जैसे आप HCF बोलते हैं ना, बचपन में पढ़ा है आपने, HCF of two given positive integers। तो दो आपको पॉजिटिव इंटीजर दे दिया जाए, उसका HCF निकालना हो, ऑलरेडी आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से वही HCF निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जैसे वहां पे लेमा आ गया था, यहाँ पे आपका टर्म दिख रहा है एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम आजकल कंप्यूटर साइंस आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो एल्गोरिथम टर्म सुनते भी हैं, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि एल्गोरिथम होता क्या है। वेरी सिंपल थिंग, व्हाट इज एल्गोरिथम? An algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem। बहुत सिंपल सी बात है। एल्गोरिथम होता क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। आपको पहले से पता हो कि कौन कौन से स्टेप्स लेने होते हैं। वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं कि टू सॉल्व अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेल डिफाइंड स्टेप्स, है ना। इट इज सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ एल्गोरिथम। सो एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure या process for solving a type of problem। किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपको वेल डिफाइंड स्टेप्स पहले से पता हो। तो यहाँ पे भी एक एल्गोरिथम है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या करेगा? किसी दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF आप कैसे निकालते हैं, उसका वेल डिफाइंड स्टेप्स होगा।
यहाँ पे। ओके, अब आ जाती है, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं व्हाट इज HCF, है ना, HCF भूल जाते हैं। HCF होता क्या है, तो मैं लिख देता हूँ HCF of two positive integers A and B, suppose दो positive integer A and B लिखा, is the largest positive integer D that divides both A and B, है ना। HCF क्या होता है, HCF of two positive integers A and B, A and B तो दो खुद में positive integers हैं, है ना। HCF of those two positive integers A and B क्या होगा, largest positive integer, है ना, जिसको मैं D बोल रहा हूँ, that divides both A and B, है ना। So what is HCF? It is the largest positive integer which divides both A and B. Okay, very simple. चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो HCF का एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ आपको व्हाट इज HCF। सपोज मैंने आपको कहा कि फाइंड HCF ऑफ 455 एंड 42। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF ऑफ 455, 42। ये भी लिखा कि ऐसा, आप समझ जाएंगे। यू नीड टू फाइंड आउट HCF ऑफ 455 एंड 455 एंड 42। तो बचपन में हम लोग जब सॉल्व करते थे, कैसे सॉल्व करते थे, तो फैक्टर निकाल लेते थे, 455 के सारे फैक्टर्स लिखते थे। तो अगर आपको लिखना होगा 5 into 7 into 13 हो जाता है, एंड 42 के क्या हो जाता है आपको 2 into 3 into 7 हो जाता है ना। अब इसको फील करने की कोशिश कीजिए, इट्स द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो देखो इसमें इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, 455 एंड 42 में, तो सिर्फ 7 जो है यही एक कॉमन फैक्टर, राइट। 7 इज द कॉमन फैक्टर, तो यही कॉमन है और यही ऑब्वियसली तब हाईएस्ट यही हो जाएगा। तो आपको लिखना हो कि HCF ऑफ 455 एंड 42 will be equal to 7। बट ये यूक्लिड्स एल्गोरिथम नहीं हुआ, है ना, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम नहीं हुआ। तो हम लोग एक नया प्रोसेस सीखेंगे जिससे हम लोग we can find out how to find out HCF of 455 and 42 using Euclid's division algorithm. Okay, चलिए अब होता क्या है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, मींस स्टेप मुझे पहले से बताना होगा, तो मैं लिख देता हूँ पहले यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। मुझे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे यहाँ पे कि भाई कौन कौन से स्टेप्स हैं। ओके, तो 2 मैं पूरा लिख देता हूँ पहले, फिर आपको एक एक करके समझाता हूँ। टू ऑब्टेन द HCF of 2 positive integers say C and D, है ना, दो पॉजिटिव इंटीजर है C and D लेट, है ना, उसका मुझे HCF निकालना है ना, विद C is greater than D, ठीक है, C is greater than D, follow the स्टेप्स बिलो, तो मुझे ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो ऑब्वियसली एल्गोरिथम यही हो गया, वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, तो ये सारे स्टेप्स हम लोग लिख देंगे पहले। तो पहला स्टेप क्या लेंगे, स्टेप 1, इस सबको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। स्टेप 1, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू C and D। ओके, जैसे हम लोग A और B के लिए लिखते थे, यहाँ पे मैंने C and D टर्म यूज कर लिया। सो वी फाइंड whole numbers Q and R such that
C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। अभी लिखता था ना, मैं भी जस्ट लिखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा में A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे बी क्यू बी और ए एंड बी की जगह मैंने सी एंड टी लिख दिया है ना। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया। कुछ कुछ बच्चे करते हैं सर होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। तो आपने जो 0 1 2 3 4 सब लिखा, तो सारे पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0 है ना। ठीक है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 इट इज कॉल्ड एज होल नंबर है ना। और सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनको हम लोग एक नाम रखते हैं, नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं उसे। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर की जगह कभी भी टर्म नेचुरल नंबर यूज किया जाए समझ जाना। एंड होल नंबर क्या होगा, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज कॉल्ड एज अ होल नंबर। ऑब्वियसली आपको याद होगा तो मैंने Q एंड R को कहा था 0 भी हो सकते हैं ना, तो इंटीजर्स लिखा था वो 0 भी हो सकते थे। दैट इज ओके राइट। चलिए यहाँ तक हो गया पहला स्टेप, ये तो हम लोग जानते हैं। एंड यहाँ पे आप जानते हैं वेयर R should be less than or where R should be greater than or equal to 0, right? But less than D है ना, जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे कम होना चाहिए। ये हम लोगों ने सीखा। बस याद करो, मैंने C यहाँ पे लिखा है A की जगह एंड मैंने D लिखा है यहाँ पे B की जगह। ठीक है, बस ऐसा। तो ये मेरा स्टेप 1 हो गया। ओके, तो जब भी मुझे दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए जाएंगे तो उसमें पहले मैं अरेंज कर लूंगा कि जो बड़ा होगा उसे C कह दूंगा, जो छोटा होगा उनमें से उसे D कर दूंगा और यूक्लिड्स लेमा ऐसे लगा लूंगा। पहले स्टेप 1 हो गया। नाउ वी विल गो फॉर स्टेप 2। ठीक है, व्हाट इज स्टेप 2? इफ आपने ऐसा लिखा है ना, तो इफ R इज 0 और R 0 आ गया तो क्या कहेंगे कि D इज द HCF ऑफ C एंड D। आपने पहला स्टेप लिखा, इस फॉर्म में लिखा और R 0 आ गया, तो आप कहेंगे ये जो D है यही HCF है। ठीक है, C एंड D का। इस केस में D ही C एंड D का HCF हो जाएगा। बट कोई जरूरी नहीं है R 0 हो। इफ R 0 नहीं हुआ तो, है ना, इफ R इज नॉट 0 तो क्या करेंगे, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू D एंड R। अब ये D एंड R क्या है, तो आपने पहला स्टेप में लिया और R अगर 0 आ गया, इफ 0 आ गया तो आप लिख देंगे इन दैट केस यू विल राइट D इज द R HCF। इफ R 0 नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से D उठा लेंगे, पहले स्टेप का D और ये R ले लेंगे। अब D एंड R के लिए मैं दूसरा स्टेप लिखूंगा। ठीक है, किसके लिए लिखूंगा, फिर से D एंड R के लिए। ठीक है, चलिए अब कैसे लिखेंगे एग्जांपल्स में आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है, जैसा ये C एंड D के लिए लिख रहे थे, नेक्स्ट स्टेप किसके लिए लिखते हैं, D इज इक्वल टू R सम कांस्टेंट Q प्लस यहाँ पे कुछ और R डैश, ऐसे रिमाइंडर R डैश लिख देते हैं। ठीक है, तो वी विल डू दिस विद द एग्जांपल, डोंट वरी। मींस फिर से लेमा लगा के इसी फॉर्म में लिखते जाएंगे। स्टेप 3 लिखते जाएंगे। तो कंटिन्यू द प्रोसेस till the remainder is 0। यानी जिस स्टेप पे आप R 0 नहीं, मींस रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो फिर इसका डिवीजन पिछले स्टेप का D एंड R लिख के अगला स्टेप लिखेंगे और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक लिखते जाएंगे। ओके, और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आप कहेंगे द डिवीजर एट दिस स्टेज, जब 0 आ गया उस स्टेज में will be the required HCF। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए देखिए वेल डिफाइंड स्टेप्स लिख दिए गए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एल्गोरिदम लिख दिया मैंने पहले से। ये तीनों स्टेप करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, तो हम लोग ने एक पुराना जो लिया है उसी को कर लेते हैं। तो क्या है, HCF ऑफ 45
एंड 455 एंड 42। ठीक है, तो आप देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं ए, है ना, ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया। ठीक है, तो हमारा स्टेप 1 लगाते हैं। स्टेप 1, इसको मैंने क्या लिखा था, ए और बी नहीं लिखा था, मैंने इसको लिख दिया था यहाँ पे सी एंड डी, राइट। तो ये सी लिख दिया, इसको सी लिख दिया और ये मेरा हो गया डी, है ना, एंड सी शुड बी ग्रेटर देन डी। तो मेरा पहला स्टेप होता 455 इज इक्वल टू 42 इंटू, है ना। अब डिवाइड कर सकते हैं, रफ में आप ऐसे कर लिया कीजिए, रफ में ऐसे 455 तो 1 से 42, ये 35 हो गई। अब तो फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब रुक जाएंगे हम लोग, तो इसको क्या लिखते हैं 42 इंटू 1 प्लस 35। देखो यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, राइट, रिमाइंडर इज नॉट 0। तो मुझे अब स्टेप 2 में जाना। चलिए चलते हैं स्टेप 2 में। अब स्टेप 2 कहता क्या है कि पीछे वाले स्टेप में, ये वाले स्टेप में इसे 42 को यहाँ लिख दो और इसका जो रिमाइंडर है 35 यहाँ लिख दो, और ये आपको यहाँ पे कुछ लाना होगा। मींस 35 से आप 42 में डिवाइड करो, 35 से आप क्या करो 42 में डिवाइड करो। 1 से 35 होता है, ये 7 आ जाता। फिर से रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो यहाँ 35 इंटू 1 प्लस 7 लिखते हैं। आप देख सकते हैं इस स्टेप में भी 7, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर से क्या करोगे, ये 35 इस स्टेप का जो डिवीजर है और ये रिमाइंडर है उसको अगले स्टेप में लिखो। तो आप यहाँ पे 35 लिख दिया इज इक्वल टू 7 इंटू, जानते हैं आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कब तक करते रहते, जब तक कि ये जो रिमाइंडर है ये 0 ना आ जाए। ठीक है, अभी ओके। तो जैसे 0 आ गया तो स्टेप 3 क्या कहता है हमारा, स्टेप 3 कि जब तक 0 नहीं आया तब तक करते रहेंगे। ठीक है, डिवीजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। जब 0 आ गया उस स्टेज में जो डिवीजर है, व्हाट इज द डिवीजर इन दिस स्टेज, दिस 7 इज द डिवीजर इन दिस स्टेप। तो आप कहेंगे कि एचसीएफ ऑफ 455, 42 is equal to 7 and this is my answer. Are you okay? समझ में आया? और भी एग्जाम्पल लेंगे। अब देखो, अगर मुझे एल्गोरिथम याद है तो मैं तो ऐसे करता जाऊंगा। इसी में इस चीज को आप ध्यान से एक नोट में लिख रहा हूँ, इसी एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। मान लो ऊपर का 2 स्टेप भूल जाओ, इस स्टेप को देखते हैं। मैंने 35 और 7 दिया होता, तो आप 35 और 7 दिया होता है ना, इसका एचसीएफ निकालो। तो आप 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 करते इज इक्वल टू 0 आ जाता। तो 35 और 7 इसी स्टेप में 0 आ जाता, तो आप क्या करते, 35 और 7 का एचसीएफ जो है सर 7 ही है ना। मैं अगर लिखता 35 एंड 7 का एचसीएफ क्या है सर 7 ही है ना, 7 ही है। ठीक है, 7 लिख दिया। अब देखो भूल जाओ, ये वाला ऊपर वाला स्टेप भूल जाओ। मैंने कहा था 42 एंड 35 का एचसीएफ निकालो, तो आप क्या करते, पहले स्टेप में ये, उस समय ये फर्स्ट स्टेप हो जाता, यहाँ 0 नहीं आता, तो आप ये वाला स्टेप लिखते, स्टेप को सॉल्व करते, तो आप कहते कि सर 42 एंड 35 का एचसीएफ भी 7 है। तो आप कहते HCF of 42 and 35 is also 7 only. Similarly, 42 and 455 का भी आप HCF 7 ही करते हैं ना। Are you okay with this? चलिए इसको ध्यान से देखिए और बार बार मैं एग्जाम्पल लेता जाऊंगा, अपने आप को समझ में जाए। तो आपको HCF वाले क्वेश्चंस में आपको पहले से लिखा रहेगा कि आपको, क्योंकि एचसीएफ तो बहुत सारी तरीके से निकाल सकते हैं, तो दे विल राइट की यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ओके, तो जैसे एग्जांपल 1 लेते हैं हम लोग, एनसीईआरटी का है एग्जांपल 1 लिखा हुआ इस चैप्टर का। मैं लिख देता हूं जो क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 and 1 to 12,576 ऐसा लिख दिया। आप देखो लिख दिया कि यूक्लिड एल्गोरिथम यूज करके निकालो। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसमें इन दोनों में कौन बड़ा है, पहला तो ये देखते हैं कि इसमें और इसमें कौन बड़ा है। ये बड़ा है ना 1, ये बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे कि 12576 is greater than 4052। हम लोग स्टेप 1 लिखने वाले हैं।
स्टेप 1 में क्या लिखते हैं, जो बड़ा वाला है 12,576 इज इक्वल टू 4052 इंटू समथिंग प्लस समथिंग, है ना। तो बेसिकली रफ में आप क्या करो, 4052 से डिवाइड कर लो 76 से, है ना। ऐसे डिवीजन करके निकाल सकते हैं। तो 3 टाइम्स से डिवाइड करेंगे तो ऐसा आ गया 0 2 4 420। अब देखो ये तो इससे कम हो गया, डिवीजर से ये कम हो गया, तो आपको रुकना पड़ता है यहाँ पे, राइट। तो आप क्या लिखते हैं, 4052 इंटू 3 प्लस 422। चलिए स्टेप 1 में आपने सब लिखा। आप देख सकते हैं कि ये जो रिमाइंडर है ये 0 तो आया नहीं। तो आप क्या करोगे, आप अगले स्टेप में इसका इस स्टेप का डिवीजर और इस स्टेप के रिमाइंडर को नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ना। लिखेंगे स्टेप 2। तो आप क्या लिखते हैं, 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू समथिंग प्लस समथिंग। तो आप रफ में क्या करेंगे, 420 से डिवाइड कर लीजिए 4052 को, राइट। सही है। इसको डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स से हो जाएगा 0 2 7 272। ऑब्वियसली ये जो रिमाइंडर है 420 से कम हो गया, तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा। अब लिखते हैं 9 272। देखो इस स्टेप का भी जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, तो आपको रुकना नहीं। आप क्या करोगे, ये रिमाइंडर और इसका ये डिवीजर वाला स्टेप है, इसको अगले स्टेप में लिखना होगा। अब लिखें 420 इज इक्वल टू 272। इसमें दिख रहा है, डिवाइड कर लो इंटू 1 प्लस 148, है ना। आप करते जाओ ऐसे रफ में डिवाइड करते जाओ। 420 को क्या करते हैं आप, 272 से 420 को डिवाइड करते, 1 करते तो ये 272 होता, यहाँ पे 148 हो जाता, रुक जाते। फिर से देखो ये रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया है, तो अगले स्टेप में 272 एंड 148 के लिए आपको लिखना पड़ेगा। 272 इज इक्वल टू 148 इंटू, मैं लिख देता हूँ, आप रफ में कर सकते हैं 1 इंटू 124। तो स्टेप में भी देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर अगले स्टेप में इन दोनों के लिए लिखना पड़ेगा, है ना। हम लिखेंगे 148 is equal to 124 into 1 plus 24। फिर से 0 नहीं आया, देखो फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, तो फिर से इन दोनों के लिए लिखना पड़ेगा आपको। 124 is equal to 24 into 5 plus 4। फिर से 0 नहीं आया हमारा, है ना, ये अभी भी 0 नहीं है, तो अगला स्टेप इन दोनों के लिए लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा जम के डिवीजन करना पड़ेगा आपको। अब देखो 6 से, सॉरी, अब तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। 4 इंटू 6 प्लस 0 हो गया। अब देखो ये हो गया हमारा डिवीजर 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप का जो डिवीजर होता है, डिवीजर या डिवाइजर आप कह सकते हैं ना, तो वही इसका एचसीएफ हो जाता है। तो आप क्या लिखते हैं कि यहाँ पे लिखते थे एचसीएफ ऑफ 12576, इस दोनों का ही निकालना शुरू किया था ना हम लोग, इन दोनों का, कॉमा 4052 इज इक्वल टू 4 एंड दैट इज आर आंसर। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी सब को देख के क्या क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो 4 है, ये 4 किस किस का एचसीएफ है, कहेंगे सर ये एचसीएफ होगा 24 एंड 4 का भी होगा, है ना। आप मान लो यही स्टेप देखो तो आप कह सकते हैं 4 विल बी एचसीएफ ऑफ 24 एंड 4। इस स्टेप में देखो ये आप कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ जो 4 होगा, ये इसका और इसका भी 4 ही होगा, है ना, एचसीएफ। फिर इन दोनों को लिखते चले जाइए, है ना, 148, सॉरी 4 विल बी एचसीएफ ऑफ 148, 123 also, 24 also. This will be SCF of this and this also. तो आप लिखेंगे SCF of 272, 148, ठीक है। इन दोनों का भी SCF 4 ही होगा, तो आप लिखेंगे SCF of 420, 272। आगे बढ़ जाते हैं तो आप इसी को लिखोगे SCF of ये दोनों, तो लिखेंगे 4052, 420 एंड इन दोनों का। तो ऑब्वियसली उसी का तो सॉल्व करना स्टार्ट किया था हम लोगों ने, एचसीएफ ऑफ 12576, 4052, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने निकालना सीखा कि भाई एचसीएफ इन दोनों का क्या है, 4 है।
और ये स्टेप भी लिखना हम लोगों ने सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक नोट है, मैं नोट लिख देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। नोट एनसीईआरटी में मेंशन है ये नोट। एल्गोरिथम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वेट, although Euclid's division algorithm is stated for only positive integers. It can be extended for all integers except 0. 0 को छोड़ के सबके लिए आप लिख सकते हो, that is b is not 0, ठीक है, ठीक है। अभी इन्होंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिख दिया है, बट ये मीन करना चाहते हैं लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा इज स्टेटेड फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स बट इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर, ठीक है, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0। मींस b 0 नहीं होना चाहिए। याद है आपको a is equal to b cube plus r लिखते थे, अगर b 0 हो गया तो b के लिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल, हमारे बुक में कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जो कि एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखे हैं, बट आपको समझना भी है, ठीक है। और बाद में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो खुद सॉल्व करने आपको आना चाहिए, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। व्हाट इज द क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल में। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q and every positive odd integer is of the form of 2q plus 1, okay, where q is some integer। इन्होंने कहा कि जो भी इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं उसको आप 2q के फॉर्म में लिख सकते हो, और जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है एवरी, आप इसको 2q plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हो, where q is going to be some integer। q कोई भी इंटीजर है, तो इसे हम लोगों को सॉल्व करना है, प्रूव करना है, शो करना है कैसा होगा। पहले से आप ऑलरेडी जानते हो कि इवन को हम लोग 2q लिख देते हैं और ऑड को 2q plus 1 लिख सकते हैं, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं लेट a is some positive integer ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे b ले लेते हैं हम लोग 2। तो बाय हम लोग लिखें बाय यूक्लिड्स लेमा, डिवीजन लेमा। बुक में लेमा और एल्गोरिथम बहुत ही इंटरकन्वर्टिबली यूज किया गया, राइट। तो एल्गोरिथम भी कभी कभी मिल जाएगा लिखा हुआ, तो आप टेंशन नहीं लिखे। अब a को क्या लिख सकते थे, अब आप a, आपका ये था a, b, b को मैंने कह दिया 2 लेगा, है ना। तो आप क्या लिखते हैं इसको 2q plus r। q इज आप जानते हैं क्वोशिएंट है, r इज रिमाइंडर। जब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा में जानते हैं तो a आपका डिविडेंड हो गया था, 2 जो था डिवीजर था या डिवाइजर, है ना। q क्वोशिएंट था, r रिमाइंडर था। आप जानते थे r जो होगा इस डिवीजर से छोटा होना चाहिए, है ना। r शुड बी लेस देन 2, वी नो दैट, है ना। तो r की वैल्यू वेयर हम लोग पहले से जानते हैं, r की जो वैल्यू होगी 0 हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, बट वो जो 2 है जो डिवीजर है उससे छोटा होना चाहिए, वेरी श्योर। तो 0 से बड़ा या 0 मींस r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है या 1 हो सकती है ना।
तो 2 ही नंबर हो सकते हैं। तो अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखें a को, तो मुझे पता चलेगा r या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं a कैन बी रिटन एज, इफ r 0 है तो ये 2q हो जाएगा, और a कैन बी 2q प्लस 1। ये 2 फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अब आप देखते हैं जब a को आप 2q के फॉर्म में लिखते हैं तो isn't it a का ये 2 एक फैक्टर हुआ है ना, तो a इज डिविजिबल बाय 2, और जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं, राइट। सो हम लोग लिख सकते हैं इफ a is equal to 2q, a is an even integer। ठीक है, इतना समझ में आ गया हम लोगों को। अब देखो, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो तो या तो इवन हो गए या ऑड हो गए, है ना। मैं लिख देता हूं पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी ईदर इवन और ऑड। ठीक है, क्लियर है आपको, या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। तो ये तो इवन है नहीं, तो अब क्या होगा, ये ऑड हो जाएगा। तो आप कहेंगे therefore for a is equal to 2q plus 1, ठीक है, is going to be so a 2q1 वाला represents odd number, तो represent odd, a is odd number या odd integer इस केस में, इस फॉर्म में, है ना। चलिए समझ में आया मैंने क्या किया कि a को 2q प्लस r लिख दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ऑब्वियसली r की वैल्यू जो होगी वो 2 से कम होनी चाहिए, 0 या 0 से ज्यादा होनी चाहिए। मीन्स r की वैल्यू 0 और 1 ही हो सकती है। तो मतलब जितने भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसको या तो मैं 2q प्लस 0 लिख सकता हूँ, मीन्स 2q लिख सकता हूँ, या 2q प्लस 1 लिख सकता हूँ, जितने भी इंटीजर है। तो यहाँ से दिख रहा है कि a इज डिविजिबल बाय 2। अगर a इज 2q है तो ऑब्वियसली a में 2 से डिवाइड हो सकता है। तो आप इस फॉर्म में 2q के फॉर्म में आप क्या लिख दो, इवन लिख दोगे। एंड वी नो दैट ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी ईदर इवन और ऑड। तो आप जानते हैं अगर इंटीजर 2q, ये 2 ही फॉर्म पॉसिबल है। अगर ये फॉर्म इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा तो ये फॉर्म हम 100% श्योर है कि ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको समझ में आया। तो ऐसे ही भी आप एग्जाम में लिखना है आपको और फुल मार्क्स लाना है। चलिए अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल 3। जो बेसिस था, इसी बेसिस पे आपको बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल आने वाले हैं। जैसे लिखते हैं एग्जाम्पल 3, शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, या एक मिनट, any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3, where q is some integer। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। लेट a is some positive integer, मैंने लिख दिया a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और b यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, 4। तो हम लोग अगर डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग यूज करें इन दोनों पे, हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 4q प्लस r, है ना। वेयर ऑब्वियसली आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो r शुड बी लेस देन 4, r विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4 फॉर श्योर। दैट मीन्स दैट r विल बी या तो 0 और 1 और 2 और 3 ये हो सकता है। इसका मीनिंग है जितने भी हमारे इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, उसको किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 लोगे यार तो आप 4q के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। और a 1 लोगे यार तो 4q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और a
4q प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हो, और 4q प्लस और a 4q प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हो, सारे इंटीजर्स। अब यहाँ पे 4q पे ध्यान दो, इसको 2 into 2q लिख सकता हूँ, isn't it? अगर ये a जो है 4q जो फॉर्म होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, है ना? आप लिख सकते हैं दिस इज डिविजिबल बाय 2। तो ये जो फॉर्म होगा, ये 4q वाला जो फॉर्म होगा, ये कैसा फॉर्म होगा? इवन, राइट? ये देखिए, इसको भी आप 2 into 2q plus 1 लिख सकते हैं। मीन्स देखो a 2 से डिवाइड हो सकता है, तो आप लिखेंगे डिविजिबल बाय 2। सो ऑब्वियसली ये फॉर्म भी क्या होगा? इवन फॉर्म हो जाए, है ना? और बचा रहे ये दोनों बच गए जो कि 2 से डिवीजन नहीं हो सकता है। तो अगर ये दोनों मिलके हमारा इवन हो गया तो बचा हुआ जो फॉर्म होगा ये क्या होगा? ऑड होगा, राइट? बचा हुआ फॉर्म क्या होगा? ऑड। तो लिख सकते हैं लिखेंगे सो एनी ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 4q plus 1 और 4q plus 3, right? एंड यहाँ पे लिख सकते थे एनी इवन इंटीजर कैन बी फॉर्म ऑफ 4q और 4q plus 2, ऐसा लिख सकते हैं, राइट? आई होप आपको समझा। नेक्स्ट वी विल गो विद द एग्जांपल 4। व्हाट इज एग्जांपल 4? लिख देता हूं मैं, a sweet seller has 420 काजू बर्फी। क्या बात है, काजू बर्फीज, एंड 130 बादाम बर्फीज, ठीक है? She wants to stack them in such a way that each stack has the same number, ठीक है? ठीक है, हर एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फी हो, चाहे बादाम बर्फी हो या काजू बर्फी हो, ठीक है? एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, ठीक है? लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द number of that can be placed in each stack for this purpose। क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें लिखा है कि आपके पास 420 काजू की बर्फी है एंड यू हैव द 130 बादाम बर्फी, है ना? ऐसा आपको लिखा हुआ है। और आपको करना क्या है कि यू वांट टू स्टैक देम सो दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। मतलब आप काजू का स्टैक बनाओ या बादाम का स्टैक बनाओ, सबका जो नंबर ऑफ स्टैक्स, एक स्टैक में जो नंबर ऑफ बर्फी होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। एंड दे टेक अप लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। मतलब लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे कब लोगे? जब आपका नंबर ऑफ स्टैक्स कम, है ना, सबसे कम। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप समझिए कि आपको चाहिए कि एक स्टैक में कितने नंबर ऑफ बर्फी हैं, तो आप क्या करोगे? इन दोनों नंबर का HCF निकाल दोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? तो हम लोग लिख सकते हैं, तो HCF ऑफ क्या करेंगे आप? 420 130 निकालने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या यूज करेंगे इन दोनों का HCF निकालने के लिए? एल्गोरिथम, है ना? लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम।
अब देखो 420 एंड 130 में कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली 420 इज ग्रेटर देन 130 है ना। तो अगर आपको याद हो स्टेप 3 स्टेप लिखते थे हम लोग, तो पहला स्टेप पे क्या लिखते हैं, 420 इज 130 इंटू, अब डिवाइड कर लोगे, इंटू 3 प्लस 30 हो जाएगा, राइट। क्या करना है समझ में आ रहा है आपको। अब देखो यहाँ पे ये जो 30 है, जो रिमाइंडर आया है वो 0 तो है नहीं, तो फिर क्या करना होगा मुझे, 130 एंड 30 के लिए नेक्स्ट स्टेप लिखना होगा, है ना। तो मैं स्टेप 2 लिख देता हूँ। स्टेप 2 आप लिखते हैं, तो लिखते हैं 130 इज इक्वल टू 30, अब लिख लोगे इंटू 4 प्लस 10, ऐसा हो जाएगा। अब देखो जो हमारा रिमाइंडर है फिर से 10 आया, 0 नहीं हुआ, तो आगे जाना पड़ेगा। अब किसके लिखना होगा, 30 एंड 10 के लिए लिखना होगा आपको। तो 30 इज इक्वल टू, सॉरी, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। देखो रिमाइंडर अब 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इस स्टेप में जो मेरा डिवीजर है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी माय एचसीएफ। सो हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 420, 130 इज इक्वल टू 10, है ना। एंड दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर। सो इसको लैंग्वेज में लिखना हो तो आप कहेंगे नंबर of Barfi in each stack should be equal to 10 and that is my answer। ठीक है, आई होप समझा। इस तरह का काम करने के लिए आपको एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो जितने भी एग्जाम्पल्स मेंशन है बुक में वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। सो एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने लिखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ, तो इन्होंने पहला लिखा है कि 135 एंड 225, है ना। अब मैं सारे स्टेप्स नहीं लिखता, आप जानते हैं। आप यहाँ लिखते तो क्या लिखते, सॉरी सॉल्यूशन लिखते बैठते तो आप क्या लिखते कि भाई 225 इज ग्रेटर देन 135। तो आप स्टेप 1 कहाँ से लिखना शुरू करते, 225 के लिए। 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, ये लिखना आता होगा, आप डिवाइड करके लिख सकते हैं। देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम लोग, स्टेप 2 लिखना पड़ेगा मुझे। तो मैं लिखता यहाँ का क्या करते थे याद है, स्टेप का जो डिवीजर है रिमाइंडर है इसको लेके नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। तो हम लोग लिखते 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 ना। तो यहाँ पे फिर से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 90 डिवीजर एंड रिमाइंडर लेके नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 90 इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं 45 इंटू 2 प्लस 0। देखो रिमाइंडर मेरा 0 आ चुका है यहाँ पे। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0, उस स्टेप का जो डिवीजर है ये हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, एचसीएफ ऑफ 135, 225 इज इक्वल टू 45। दिस इज माय आंसर, वेरी सिंपल। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने लिखा कि आपको पता करना है एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220, ठीक है, ये पता करना है। तो हम लोग जानते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं 38220 इज ग्रेटर देन 196, राइट। तो हमारे लिए स्टेप 1 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू, अब आप डिवाइड करना बैठोगे 196 से, अगर आप 38220 को डिवाइड करने बैठ सकते हो, राइट, है ना। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले 1 लगाना पड़ेगा, 196 एंड सो ऑन, आप करते जाएंगे, कर लेंगे ना, ठीक है। 6 हो जाता है, ये 20 तो 8, ठीक है। अब 2 नीचे लेना पड़ेगा, तो अब 9 से आप कर सकते हो। कैसा हो गया, ये हो जाएगी 98 0, तो 5 से अब खत्म हो जाएगा 980, तो 0 आ गया। इसका मतलब आप जब डिवीजन कर रहे होते इसका,
तो ये क्वोशिएंट आ जाता है ना, और ये रिमाइंडर आ जाता है ना। तो अब क्या लिखना पड़ता, 196 इंटू 195 प्लस 0। अरे पहले स्टेप में हो गया खत्म कहानी। पहले स्टेप में आप देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, तो आप क्या कहेंगे, इस स्टेप का जो डिवीजर है 196, यही इन दोनों का एचसीएफ है। सो आप कहेंगे HCF is of 38220, 196 is equal to 196। आंसर हो गया। चलो ये भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई जहां पे पहले स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता है, राइट। नाउ विल गो टू थर्ड क्वेश्चन। वैसे आपको प्रोसेस समझ में आ ही गया होगा। 867 एंड 255 इनका लिखना है। तो आप जानते हो 867 is greater than 255, then step 1 will be 867 is equal to 255। तो आप कर लोगे, मैं डायरेक्ट डिवीजन मुझे करके बैठा हुआ हूँ, इंटू 3 इंटू 102। देखो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, तो मुझे इन दोनों को लेके नेक्स्ट स्टेप लिखना पड़ेगा। स्टेप 2 क्या लिखता मैं, 255 इज इक्वल टू 102 इंटू, आप कर सकते हो 2 प्लस डिवीजन कर लेना साइड में। तो फिर से मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, 50, तो मुझे 1 आ गया। तो इन दोनों को लेकर नेक्स्ट स्टेप लिखना होगा। लिखते रहेंगे 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2। अब देखो पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ जाए, है ना। आप रफ में इधर कर लिया करो डिवाइड। तो मेरा बिकॉज रिमाइंडर 0 हो गया, तो इस केस का जो डिवीजर स्टेप है, डिवीजर है, दैट इज गोइंग टू बी माय एचसीएफ। मैं कहता एचसीएफ ऑफ 867 255 is equal to 51 and this is my answer. Okay, 3 क्वेश्चन थे फर्स्ट पार्ट में, आपके 3 क्वेश्चन थे, तीनों हम लोगों ने सॉल्व किया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है, शो दैट any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5, where q is some integer, है ना। मुझे बताना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो या तो 6 क्यू प्लस 1 फॉर्म में हो सकता है, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 फॉर्म हो सकता है, राइट। क्यू इज सम इंटीजर। अब आपको हिंट मिल गया होगा, ऐसा 2 क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है। तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, लेट ए इज, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। मैंने ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, राइट। बी क्या लेना होगा, मुझे यहाँ 6 लेना होगा। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, यूजिंग यूक्लिड, ठीक है, डिवीजन लेमा। हम लोग लेमा यहाँ यूज करेंगे ना, और बुक वाले लेमा को एल्गोरिथम में लिख देते हैं यहाँ पे भी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर। आप जानते हैं रिमाइंडर जो होगा वो 6 से कम होना चाहिए, तो r जो होता है 0 या 0 से ज्यादा होगा, बट 6 से कम। मीन्स r क्या क्या हो सकता है, सो r कैन बी इधर 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और 5, ये सब हो सकता है। सो a क्या क्या हो सकता है, सो a कैन बी इधर 6 क्यूब इफ 0 लिया तो, और 6 क्यूब प्लस 1 हो सकता है, या 6 क्यूब प्लस 2 हो सकता है, और 6 क्यूब प्लस 3 हो सकता है, और 6 क्यू प्लस 4 हो सकता है, और 6 क्यू प्लस 5। सारे इंटीजर को इसी 5 फॉर्म में लिखा जा सकता है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को। अब यहाँ गौर से देखिए 6 क्यू है, तो आप इसको 2 इंटू 3 क्यू लिख सकते हैं, मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। ये जो 6 क्यू फॉर्म होगा ये कैसा फॉर्म हो जाएगा, इवन फॉर्म हो जाएगा। उस तरह इसको देखो, आप 2 कॉमन ले लो तो ये 3 क्यू प्लस 1 है। देखो a is equal to 2 into 3 क्यू प्लस 1, ऑब्वियसली 2 से a डिवीजन ले लेगा, है ना, तो ये भी इवन वाला फॉर्म हो गया, राइट। वैसे इस फॉर्म में आ जाइए, इसको 2 3 क्यू प्लस 2 लिख सकते हैं, राइट। आप देख सकते हैं फिर से ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा a, तो ये भी कैसा फॉर्म होगा, इवन फॉर्म होगा, राइट। तो जो बच गया वो सब क्या हुआ, ऑड फॉर्म। ये एंड ये ऑल 3 आर ऑड फॉर्म्स, राइट। आप लिख सकते हैं
ये पूरा लिख देते, a is equal to 6q, a is equal to 6q plus 2 and a is equal to 6q plus 4. All three are divisible by 2. So these three will represent even positive integer, है ना. And बाद में लिखेंगे so 6q plus 1 comma और 6q plus 3 और 6q plus 5 will represent positive नॉड इंटीजर्स. तो हम लोग पहले देख लेते हैं कौन कौन इवन इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा. उसके अलावा जो भी बच जाता है उस सबको हम लोग ऑड, पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिखते हैं. इसके ऊपर लिखना आप जरूर, है ना. 6q plus 2 plus और 6q plus 4 will are divisible by 2, so they will represent even integers, right. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये सेकेंड क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का. थर्ड क्वेश्चन है, एंड आर्मी contingent of 616 members is to march behind and an army band of 32 members in a parade. है ना, एक परेड होने वाला है. परेड होने में आपको 616 मेंबर का एक आर्मी का कंटिजेंट है, उसे 32 मेंबर्स वाले बैंड के पीछे परेड करना है. ठीक है, परेड करना है. द टू ग्रुप्स, ये दो ग्रुप हो गए, है ना. एक में 616 मेंबर है, दूसरे में 32 मेंबर्स. ग्रुप्स आर टू मार्च in the same number of columns. सबको सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है. अब ये देखो, वो जो काजू बर्फी और बादाम बर्फी था, दोनों में नंबर ऑफ बर्फी ना स्टैक शुड भी सेम था. इसमें क्या था, नेम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए जो भी मार्च हो रहा है. तो लगभग एक ही जैसा क्वेश्चन है. लिखा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. अब देखो, वहां पारिशी वाले में क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आप देखें वहां पे क्या कह दिया था, एरिया सबसे कम लो. एरिया कब कम लेगा, जब एक ही स्टैक में सबसे ज्यादा बर्फी. तो यहाँ पे वही लिख दिया कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. मतलब यहाँ पे वहां पे नंबर ऑफ बर्फी ने स्टैक मैक्सिमम कर दिया, इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम कर दिया. इसका मतलब सिंपल है, इन दोनों का आपको क्या करना होगा, HCF निकालेंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा. तो आपको बेसिकली HCF ऑफ 616, 32 निकालना है. इसको निकालने के लिए आप क्या यूज करते हैं, एल्गोरिथम, राइट. यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक है. तो स्टेप 1 में आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं जो बड़ा नंबर है 616 इज इक्वल टू 32 इंटू, अब इसको डिवाइड करना तो आपको ये आता ही है ना. तो आप करते चले जाते तो आपको आंसर आता जाता. तो क्या लिखते हैं, 32 इंटू 19 प्लस 8 रिमेंडर. ऐसे आप करते हैं ना, 32 और 616 से डिवाइड करते जाते हैं, है ना. डिवीजन कर लेंगे आप. तो यहाँ देखिए रिमाइंडर जो है अभी 0 आया नहीं. 0 नहीं आया तो आप क्या करें, स्टेप में 32 और 8 के लिए लिखेंगे. मेरा स्टेप 2 होगा, स्टेप 2 यहाँ लिख देंगे बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट 0. तो हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में जाना. 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0 हो जाएगा, है ना. यहाँ पे देखिए स्टेप में मेरा रिमाइंडर 0 आ गया. तो इस स्टेप का जो डिवीजर होता है वही हमारा HCF हो जाएगा. सो हम लोग लिख सकते हैं HCF ऑफ 616, 32 इज इक्वल टू 8. सो पॉइंट से लिखना है तो मैक्सिमम नंबर
number of columns is equal to 8. This is going to be our answer. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Fourth question, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m. m will be some integer. तो आप देखोगे किसी भी, देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन को समझो. स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, या तो 3m के फॉर्म होगा या 3m plus 1 के फॉर्म. m क्या है, कोई भी इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब देखो a और b कोई इंटीजर, a सपोज कोई इंटीजर है, a is some integer, let a is some positive integer. आप जानते हैं a if अगर इंटीजर है तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, आप a को कैसे लिख सकते हो, ठीक है. और याद है a को पॉजिटिव लिया और b को 3 लिख दो. यहाँ जो भी दिख रहा है ना वैसे उस हिसाब से लिखना पड़ेगा, है ना. 3 लिख लिया तो आप लिखोगे a कैन बी रिटन एज 3q plus r, है ना. तो लिख सकते हैं a को 3q plus r के फॉर्म में, ठीक है. यहाँ पे r क्या हो सकता है, वेयर r 0 से ज्यादा या इक्वल, बट जो भी डिवीजन फॉर्म उससे कम, 3 से कम, मीन्स दैट मीन्स r विल बी इधर 0 और 1 और 2, ऐसा हो सकता है. इसका मतलब सो a या तो 3q के फॉर्म में है और a 3q plus 1 के फॉर्म में हो सकता है और a 3q plus 2 के फॉर्म में. देयर आर ओनली 3 फॉर्म्स पॉसिबल फॉर a, है ना. यहाँ पे मुझे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछा है, इसका स्क्वायर, तो मुझे a का स्क्वायर करना है इसके, ठीक है. तो मैं लिखता हूँ a का स्क्वायर मीन्स 3q का स्क्वायर करना होगा, तो ये क्या आ जाएगी 9q स्क्वायर, ये 9q स्क्वायर. अब यहाँ ध्यान से देखो q भी इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर जो होता है वो इंटीजर ही होता है. क्या मैं इसे 3 into 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, ठीक है. 3 into 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ. अब देखो q स्क्वायर जो होगा, q इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर होता है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई है, ये भी इंटीजर है. ये जो अंदर में 3q स्क्वायर है एक इंटीजर है ना. ऑब्वियसली कैन आई से दैट a स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3 into 3q स्क्वायर को एक इंटीजर मान लेता हूँ, लिख सकते हैं. हम लिख सकते हैं where m is 3q square, obviously it is an integer, ये भी एक इंटीजर ही है, ओके. तो इस फॉर्म में जो भी इंटीजर है उसे हम लोग 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं. अब इंटीजर इस फॉर्म में भी हो सकता है, 3q plus 1 के फॉर्म में भी हो सकता है. इसको देखते हैं. मैं लिखा इफ अगर ये फर्स्ट केस हो गया हमारा, सेकेंड चलते हैं. a अगर 3q plus 1 है तो इसका स्क्वायर करना होगा, a का स्क्वायर मीन्स 3q plus 1 का स्क्वायर. आपको अगर पता हो x plus y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसा. तो आप लगा लीजिए, ये 3q का होल स्क्वायर मीन्स 9q स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 6q. एक्सपेंड कर सकते हैं आप इसको, ऐसा मैंने लिखा. अब ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा अरेंज करता हूँ. 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ओके. इस दोनों में 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लीजिए, ये 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 हुआ. अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो 3q स्क्वायर प्लस 2q है, q इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर किया, उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 इंटू सेम इंटीजर से आपने ये किया, ये भी इंटीजर हो जाएगा, है ना. तो लेट मैंने कहा 3q स्क्वायर प्लस 2q इज एन इंटीजर m. क्या है, कोई इंटीजर, राइट.
हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स जो भी इंटीजर 3q + 1 के फॉर्म में है उसका जो स्क्वायर होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। और लास्ट पॉसिबल इंटीजर जो हो सकता है वो 3q + 2 हो सकता है, राइट। लिख लेते हैं, सपोज a = 3q + 2। इसका स्क्वायर करना होगा, a का स्क्वायर कर लेंगे आप बैठ के, 9q² + 12q + 4, राइट। अब इन दोनों में फिर से देखो, आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो 3 कॉमन लिया तो ये जाएगी 3q² + 4q + 1 लिया मैंने +1। ध्यान समझो, देखो ये करते तो ये 3 बचता, 3 + 1 क्या होता, 4 होता। आर यू ओके? अब देख सकते हो ये कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, इंटीजर का स्क्वायर में 3 से मल्टीप्लाई किया, इंटीजर में 4 से मल्टीप्लाई किया और सबको ऐड बैड किया, ये इंटीजर है। मैं कह सकता हूँ लेट 3q² + 4q + 1 इज सम इंटीजर m, इंटीजर। तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, 3m + 1, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को या तो 3m के फॉर्म में लिख सकते हो या 3m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। तो ये तो हमें प्रूव करना था, राइट। तो हम लिख देंगे, सो स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर कैन बी रिटन in the form of either 3m or 3m + 1, and that is going to be our answer. Okay, इसको सेंटेंस में लिखेंगे, लिख सकते हैं फाइनली, so square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m + 1, ठीक है, where m is some integer। ठीक, स्क्वायर का फॉर्म हो गया। कोई भी इंटीजर को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं उसके क्वेश्चन हो गए, उसके स्क्वायर को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं उसके क्वेश्चन हो गए। एक आ जाएगा आपको क्यूब वाला क्वेश्चन, और यही इस एक्सरसाइज का मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है, राइट। इसमें लिखा यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट the cube of any positive integer is of the form of either 9m or 9m + 1 और 9m + 8। इन्हीं 3 फॉर्म में लिखा जा सकता है, किसको, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इन तीनों फॉर्म में सारे पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा, क्यूब मतलब ⁻3, राइट। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फिर से। अब मैं वही वाला लिखूंगा, पूरा नहीं लिखता। a को हम लोग 3q + r लिख सकते हैं, where r will be greater than equal to 0 and less than 3, right। तो r हमारा क्या क्या हो सकता है, so r can be either 0 और 1 और 2, ये हो सकता है। मीन्स a क्या क्या हो सकता है, या तो 3q हो सकता है और 3q + 1 हो सकता है और 3q + 2 हो सकता है, ये 3 फॉर्म में हो सकता है। अब इसका क्वेश्चन नहीं है, मुझे इसके क्यूब का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसका क्यूब करते हैं। पहला वाला फॉर्म a = 3q, इसका क्यूब करना है। चलो क्यूब कर लिया, इस इंटीजर का क्या हो जाता है, ये 27 क्यूब का क्यूब, राइट। तो 3 अब लिख सकते हैं 99 3q, 9 ³ 3 q⁻3, राइट। समझ सकते हैं इसको, एक आप इंटीजर बोल सकते हैं, किसी भी इंटीजर का क्यूब में 9 से मल्टीप्लाई करें वो इंटीजर ही होगा, राइट। तो आप इसको 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं, where m is 9q3 which is some integer, right, कोई ना कोई इंटीजर। चलिए पहला हो गया हमारा। दूसरा फॉर्म है, दूसरा फॉर्म को समझने के लिए आपको पहले x + y का क्यूब आपको आना चाहिए। नहीं आता तो मैं लिख सकता हूँ x³ + y³ + 3x² y + 3xy² होता है। ओके, तो दूसरा फॉर्म इंटीजर का ये हो सकता है,
तो आप a का क्यूब करते, लिखते सर a इज इक्वल टू 3 क्यूब + 1, इसके क्यूब को देखते हैं, इस इंटीजर को। अगर आप क्यूब करना जानते हैं तो आप क्या लिखते, पहले इसका क्यूब लिखते हैं, 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू पहले वाले का स्क्वायर इंटू दूसरा प्लस 3 इंटू पहला लिख देंगे और दूसरे वाले का स्क्वायर, ये लिखते हैं। 27 क्यूब 1 प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 क्यूब, ऐसा लिखा। तो अरेंज कर लेता हूँ मैं, 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। इन सब में मैं अगर 3 से कॉमन ले लूं, है ना, 3, आप 9 से भी कॉमन ले सकते हैं इसमें। ओहो सॉरी, इसमें मुझे 9m प्रूव करना था, सॉरी मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 9 बाहर ले लेता हूँ और 3 अंदर रखता हूँ, है ना। तो इसको मैं 9m लिख सकता हूँ ना, 9m लिख सकता हूँ। तो मेरा 9m के फॉर्म में इसे लिखा, ये भी एक इंटीजर होगा ना, 3 क्यूब, है ना। चलिए इन सब में मैं 9 कॉमन ले लूँ, तो आप लिखेंगे ये 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1, है ना। आप देख सकते हो, इसको आप एक इंटीजर लिख सकते हो, राइट। आप इसको 9m + 1 लिख सकते हो, कहेंगे वेयर m इज 3q क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q n इंटीजर, एक इंटीजर। मतलब पहला जो फॉर्म था उसका जो क्यूब था उसको 9m के फॉर्म में लिख सकते हो, दूसरा जो फॉर्म था उसके क्यूब को 9m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हो, तीसरा फॉर्म मेरा 3q + 2 है। मैं लिख देता हूँ थर्ड फॉर्म इज 3q + 2। इसका भी क्यूब कर लो, इसका भी क्यूब कर लो, ठीक है। क्या हो जाता, 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू पहले वाले का स्क्वायर इंटू दूसरा वाला प्लस 3, पहला वाला लिख दिया, दूसरे वाले का स्क्वायर, राइट। 27q का क्यूब प्लस 8 प्लस 54q का स्क्वायर प्लस 36 क्यूब, है ना। इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा, 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8, है ना, ऐसा हो गया। इन सब में आप 9 को कॉमन ले लीजिए, 9 हो जाता 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ता। आप देख सकते हैं, इसको एक आप इंटीजर बोल सकते हैं ना। अब लिखेंगे 9m + 8, राइट, वेयर m is an integer which is 3q cube plus 6q square plus 4q is an integer। आप देख सकते हैं इनके क्यूब को, अब देखो a जो था या तो 3q के फॉर्म हो सकता है या 3q + 1 या 3q + 2। उनका क्यूब जो आया या तो 9m के फॉर्म में आया या 9m + 1 के फॉर्म में आया या 9m + 8 के फॉर्म में आया, है ना। बस ये तीनों फॉर्म हो सकते हैं। तो हमारा हो गया प्रूफ, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m और 9m + 1 और 9m + 8, और इस तरह से मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है, शो। आई होप इसको अच्छे से आप पढ़िए, लेक्चर को बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और फिर घर पे आप बैठ के खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, ना। ज्यादा अच्छा से सॉल्व करेंगे, ज्यादा मजा आएगा। ओके, चलो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय।